हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको हर चीज मिल जाएगा जो आप खोज रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोग का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी नो डाउट ये आप क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे। इसको कौन दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को? इसको दिए थे F.W. टेलर। ठीक है, इनका नाम था। ये एक फेमस किताब लिखे थे, उस फेमस बुक का नाम क्या था? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। ये बुक का नाम याद रखना भी आपके लिए जरूरी है। वो क्या बोलते हैं, MCQ का जो मैचिंग वाला पार्ट होता है ना, उसमें वो बहुत बार पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो थे ना, ये जो पर्सन थे F.W. टेलर, ये मैक्सिमम फोकस अपना किए थे इफिशियंसी पे। ठीक है, मैक्सिमम फोकस किए थे इफिशियंसी पे, यानी कि एक प्रकार का समझ लीजिए प्रोडक्टिविटी पे। ठीक, शॉप लेवल बोलने का यहाँ पर मतलब क्या है? शॉप फ्लोर लेवल बोलने का मतलब है कि इनका जो मेन जो जितना भी प्रिंसिपल था ना, वो मेनली फोकस करता है क्या? आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है ना, उस पर ये मेनली फोकस करते थे। ठीक है, इनका जो मेन एम्फेसिस था जो देखिएगा तो वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पे था। ठीक, इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था भाई कि मैक्सिमम आउटपुट मिले किसमें? मिनिमम कॉस्ट पे। ये हर प्रोड्यूसर का एक ख्वाहिश होता है भाई कि मैक्सिमम आउटपुट हो और आपका मिनिमम कॉस्ट हो। अब इसमें कुछ कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। इनका जो वर्क था ना, वो रूल ऑफ थंब कहलाता है और ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। ये कीवर्ड्स की तरह इसको ट्रीट कीजिए, रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल ऑफ मेथड्स, इसको कीवर्ड की तरह ट्रीट कीजिए। मीनिंग आपको ऑलमोस्ट पता है कि शॉप लेवल मैनेजमेंट के लिखे थे कुछ इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, तो आप क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे। ये बिलीव करते थे क्या कि भाई एक ही बेस्ट वे है, देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच जॉब। इनका ये ऐसा सोचना था, किसी भी काम को करने के लिए एक ही बेस्ट वे हो सकता है, अलग अलग 50 तो नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई 5 है तो उसमें से कोई एक बेस्ट होगा, उनका ऐसा मानना था। ठीक, ये मेनली क्या इग्नोर करते थे? इग्नोर्स ह्यूमन सोशल फैक्टर। ये आसान भाषा में समझ लीजिए, ये इंसान को इंसान नहीं मशीन की तरह ट्रीट करते थे। ठीक है, ये इंसान को इंसान की तरह नहीं मशीन की तरह ट्रीट करते थे। यही इनका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो इसलिए लिखा हुआ क्या? इग्नोर्स ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर। और एकदम डिटेल में अगर करने के बच्चों तो फिर कई घंटा के क्लास रह जाएगा, इसलिए एकदम टू द फैक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक, और जो जरूरी समझाना वो आपको समझा ही दिए। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी कौन दिए हैं? ऑब्वियस है हेनरी फ्यूल दिए हैं। ठीक है, ये मेनली कहाँ फोकस करते थे? ये फोकस किए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि आपको बताएं। F.W. टेलर कहाँ किए थे? वो आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फोकस किए थे। ठीक, यानी कि उनका उनका जो था F.W. टेलर का, वो मेनली समझ लीजिए आपका एम्प्लॉय को कैसे ठीक से रखना उसके लिए था। और ये क्या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे है। ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे है। इनका जो फेमस बुक है उनका नाम क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में वो पब्लिश हुआ था। ठीक, फ्यूल जो थे बिजनेस एक्टिविटी को ना 6 ग्रुप में कैटेगराइज किए थे। 6 ग्रुप कौन कौन सा है? एक आपका टेक्निकल, दूसरा फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, तीसरा फाइनेंशियल, फिर सिक्योरिटी, फिर अकाउंटिंग, फिर मैनेजरियल एक्टिविटीज। ये 6 है। ये सब के बारे में आपको मोटा मोटी आइडिया होगा, तो वो समझाने का आई डोंट थिंक जरूरत है। ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को इस तरह से किए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस टाइप से वो जो आप 5 जो पढ़े रहते हैं ना, वो टोटल इनका नहीं है। इनका मेनली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में PODC भी लिखते हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्रोवाइड जनरल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेबल ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से बताएं, इनका जो था वो मेनली ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे था। तो भाई कुछ खास प्रिंसिपल क्या? वो 14 प्रिंसिपल जो आप पढ़े हो क्लास 12 में। ठीक है, अब इनका भी लिमिटेशन क्या था? वही सेम। ये इनका जो ये टू रिजिड प्रिंसिपल ओरिएंटेड, मतलब इनका जो बनाया हुआ प्रिंसिपल था वो एकदम फ्लेक्सिबल नहीं था। मतलब उनको माना था कि समय के हिसाब से वो नहीं बदलेगा या सिचुएशन के साथ वो नहीं बदलना चाहिए। वो जैसा वो 14 प्रिंसिपल जो बोलता है, जो आप पढ़ के आए होंगे डिवीजन ऑफ लेबर से लेकर के स्प्रिट डी कॉप्स तक, तो उसको चेंज करना मतलब उनका प्रिंसिपल में मानना था भाई कि इनको चेंज नहीं करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं कर पाता है। ठीक, फिर इधर आ जाइए, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। देखिए, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट जो थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जो ये भी अपना योगदान साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिए थे। ठीक, F.W. जो टेलर थे ना, वो मेनली फोकस किए थे टाइम स्टडी पे। किस पे? टाइम स्टडी पे। लेकिन जो गिलबर्ट, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये दोनों मोशन स्टडी पे फोकस किए थे। होता क्या है कि क्लास 11 में आप वो मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी ये सब पढ़ के आ रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ना कि जो मोशन स्टडी है ये F.W. टेलर का देन है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों।
याद रखिएगा, मोशन स्टडी और जो फैटिक स्टडी है ना, वो मेनली ये दोनों हस्बैंड वाइफ का देन है, फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट का। और मैं इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, देखिए पहला यही है मोशन स्टडी। फ्रैंक गिलबर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मोशन स्टडी। ही बिलीव द रिमूविंग अननेसेसरी मूवमेंट्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस वर्क फैटिक। ये जो आप पढ़ के होंगे कि भाई जो अननेसेसरी मूवमेंट होता है उसको अगर हम लोग हटाते हैं तो ऑब्वियस है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जैसे कि होता है ना कि बहुत एक ही काम को करने का बहुत तरीका होता है। जैसे कि हम आपको देखिए उदाहरण देते हैं, या अभी मॉडर्न उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए आपको घर का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, ये घर है, ये घर है। अब इस ये तो क्यूब बन गया, चलिए घर है मान लीजिए, इसका छत का ढलाई करना है, ठीक है। इस छत का ढलाई करना है, आज का डेट में दो तरीका है। या तो आप खूब सारा लेबर ले आइए, एक ट्रेडिशनल तरीका जो है, ये खूब सारा लेबर लोग क्या करेगा, सीढ़ी में चढ़ करके फिर वो ऐसे जो होता है वो फेंक करके इस सब में आएगा, और इसको अगर कीजिएगा तो ये भाई आपका सुबह से स्टार्ट होगा और अगला रात तक जा सकता है। हो सकता है भाई अगर ये एरिया ज्यादा हुआ ढलाई करने वाला तो और भी अगले दिन चल जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे भी क्रॉस कर सकता है, और ये कंटिन्यूस होने तक ढलाई, जैसे आपका अगर आइडिया हो तो। अब होता है क्या, अब आ गया भाई मशीन। मशीन क्या है कि भाई मशीन पूरा उठा के सीधा डायरेक्ट डंप कर देगा वो कंक्रीट जो होता है उसको। ये क्या है, एक वही सेम एरिया को 5 घंटा में भी कवर कर सकता है। तो ये क्या, ये वाला पार्ट आपका अननेसेसरी मूवमेंट है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बेकार है, नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, वो सीधा सीधा डिपेंड करता है भाई ये एरिया कितना बड़ा है। अगर छोटा एरिया है तो मशीन लाइएगा तो हैवी कॉस्ट मांगेगा ना, तो छोटा है तो लेबर लो, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो ज्यादा मशीन से, ठीक है। तो ये है एक प्रकार का आपका मोशन स्टडी का एग्जाम्पल। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल ये दिए थे, इन ब्रैकलिंग ही रिड्यूस्ड मोशन फ्रॉम 18 to 5 इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बाय अबाउट 200%, ठीक है। ये इनका एक एग्जाम्पल था, ठीक है। ये ईंट को लेकर के है, वो जो ये भी कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, उन्होंने ईंट बिछाने का काम उन्होंने तो अपना टाइप का उस समय एग्जाम्पल दिए थे। हम आपको जो है मॉडर्न एग्जाम्पल दे दिए, काफी है और ज्यादा डिटेल में देखने जरूरत नहीं है। एक है थर्बलिंग। ये क्या है, 17 बेसिक मोशन है इन्वॉल्व इन एनी वर्क, मतलब 17 अलग अलग प्रकार के मोशन पे स्टडी किए थे। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला जितना भी लोग था ना, ये इंसान सबको ना मशीन की तरह ट्रीट करता था कि भाई ये लोग का मूवमेंट को भी स्टडी करो। अब आपको लगा सही तो अच्छी बात है, ये इस पे हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, नहीं 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 बढ़ता है। समझिए बात को, अगर आप वर्कर को मशीन की तरह ट्रीट कीजिएगा, 24 घंटा उसके ऊपर अगर आप निगरानी रखिएगा एकदम सीसीटीवी कैमरा की तरह, तो आप ही सोच के देखिए अगर आपके ऊपर आप कहीं काम कर रहे हैं, अभी आप स्कूल लाइफ में भी होते हैं और 24 घंटा आपके ऊपर निगरानी रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा, सोच के देखिए जरा। तो ये लोग ना इंसान को मशीन की तरह ट्रीट करता था, तो ये लोग ह्यूमन का मूवमेंट को भी स्टडी कर रहा था, और बाद में यही लोग का फेलियर का कारण भी बना, ठीक है। तो खैर जो भी अपना योगदान दिए थे हम लोग उसको पढ़ते हैं। इन्वॉल्व इन एनी वर्क कॉल्ड थर्बलिंग, यानी कि जो अलग अलग जो मोशन है ना, जो वर्कर लोग करता था, तो 17 प्रकार का मोशन था, उसी को क्या बोला गया, थर्बलिंग, ठीक है। जैसे कि क्या है, सर्च, फाइंड, सेलेक्ट, ड्राफ्ट, होल्ड, ट्रांसपोर्ट, लोडेड, ये सब जो काम में किसी भी काम में जो अलग अलग मूवमेंट्स होता है उस टाइप का, उसको उतना डिटेल में देखने जरूरत नहीं है। इनका मेन गोल क्या था, वही सेम, रिमूव अननेसेसरी मोशन टू मेक वर्क इफिशिएंट। ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा जैसा है, लेकिन आपको पता है ये उतना प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा नहीं माना जाता है। हम लोग इंसान हैं, हर इंसान को अपना फ्रीडम पसंद होता है, थोड़ा ट्रस्ट दिखाइएगा अपना वर्कर पे तो वो भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर इसी में क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिलियन गिलबर्ट। अब इनका कहना क्या था, अच्छा लिलियन गिलबर्ट को भी ना मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी माना जाता है, ठीक है। मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट याद रखिएगा, एक और पर्सन को भी बोला जाता है। इनका योगदान लेकिन मेनली किस पे था, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पे है, मतलब ये मूवमेंट्स को लेकर पे था, उनका योगदान दूसरा पे है, तो इनको ही बोला जाता है। सी एम्फासिस ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट लाइक मोटिवेशन, स्ट्रेस एंड फैटिग। ये जो थी लिलियन गिलबर्ट, ये बाद में थोड़ा हट करके थोड़ा मोटिवेशन, स्ट्रेस और फैटिग पे भी ध्यान दी, ठीक। She also applied efficiency ideas at home, developing tools like foot pedal trash can and refrigerator door shelves। मतलब ये और भी थोड़ा और आगे जा करके थोड़ा इंसानियत को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कुछ और भी अपने योगदान दी, पर ये सब उतना भी वो लोग उतना नामी नहीं है, तो उतना डिटेल में जाना जरूरत नहीं है। जितना हम बता दिए कि भाई ये कुछ और भी टूल्स डेवलप की थी, बहुत है, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो उनके जो हस्बैंड थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो हेनरी एल जो गैंट थे, ये आपका एक, चलिए ये नया आ गया सॉरी, ये डी आ गया ना, ये हेनरी एल गैंट करके हैं, ये अपना अलग थ्योरी दिए थे।
ये क्या थे आपका मैकेनिकल इंजीनियर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट अपना योगदान दिए थे। ही वर्क क्लोजली विद फ्रेडरिक विंसले, यानी भाई एफ.डब्ल्यू. टेलर के साथ ये काम किए थे। बट हिज अप्रोच वाज मोर ह्यूमनिस्टिक, मतलब इनका थोड़ा सा इंसानियत पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना था, मतलब ह्यूमनिस्टिक पे था उनका, तो थोड़ा एकदम प्रोडक्ट। अब बोले आप बोल सकते सर ये भी थोड़ा सा इंसानियत पे ध्यान दिया, ये लोग भी दे रहे थे, मतलब गिलबर्ट जो थे दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों कैसे खराब हो गए, ये थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया है, लेकिन कैटेगरी इनको डाला गया हमेशा उसी साइंटिफिक मैनेजमेंट कैटेगरी में ही लोगों को डाला गया है। ठीक है, ये थोड़ा ह्यूमनिस्टिक, मोर ह्यूमनिस्टिक लिखा हुआ, बट डजंट मीन ये पूरा ह्यूमनिस्टिक थे। ये लोग अभी भी इंसान को मशीन की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, बस थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे थे, पर अल्टीमेटली इनका भी मेन पर्पज वही था, इंसान को मशीन की तरह ट्रीट करना। इसीलिए इन सब को ना साइंटिफिक कैटेगरी में ही डाला जाता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये वाला। अब देखिए ये जो गैंट चार्ट थे, ये मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन इज द गैंट चार्ट, अ विजुअल टूल यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट शो प्लान टास्क, कंप्लीटेड वर्क ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हेल्पिंग मैनेजर्स ट्रैक प्रोग्रेस एंड डेडलाइन। यानी कि एक स्पेशल चार्ट बना के दिए थे जिसका मदद से आप अपना जो गोल सेट किए हैं वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, उसको मतलब आपको हेल्प अचीव करने में इनका जो चार्ट था वो हेल्प करता था। ठीक, इसमें इतना ही है। फिर एक सिस्टम बनाए थे ये टास्क एंड बोनस सिस्टम, ये आप और भी कहीं पढ़े होंगे कॉस्ट चैप्टर में। तो ये इंट्रोड्यूस किए थे भाई टास्क एंड बोनस वेज सिस्टम। ठीक है, अब इनका कहना क्या था भाई, वर्कर रिसीव गारंटेड डेली वेजेस, उनका जो डेली वेजेस है तो है ही, जो नॉर्मल उनको सैलरी देते ही है, उसके अलावा एडिशनल क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा बोनस 20 से लेके 50% तक, अलग अलग हिसाब से। सुपरवाइजर ऑल्सो रिसीव बोनस इफ वर्कर मीट्स टारगेट, और साथ ही साथ जो वर्कर लोग को, जो देखिए वर्कर लोग को तो हम लोग बोनस दे ही रहे हैं भाई, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा बोनस देंगे, साथ ही साथ उन वर्कर लोग का देखभाल करने के लिए भी तो सुपरवाइजर होता है ना, जिसको फॉरमैन भी बोल सकते हैं आप, उसको भी बोनस मिलना चाहिए। ठीक, इनका ऐसा मानना था। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो फुलफिल करना चाहिए। ये बिलीव करते थे भाई बिजनेस शुड सर्व सोसाइटी, साथ साथ ओनर। कुछ अपना पर्सनल प्रॉफिट तो हो गई होगा, मतलब जो ओनर है उसका पर्सनल प्रॉफिट होना चाहिए, साथ ही साथ उस सोसाइटी का भी पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए जिस सोसाइटी में बिजनेस वर्क कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसोर्स ले रहे हैं हम लोग, जो रिसोर्स और सर्विस ले रहे हैं, वो रिसोर्स ले रहे हैं हम लोग सोसाइटी से और सर्विस दे रहे हैं उसी सोसाइटी को, तो उन लोग को भी तो थोड़ा कुछ एक आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है ना कंपनी का, सोशल वेलफेयर, तो यही है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी जो है ये क्या, सो देख लीजिए, ये फोकस करते थे भाई इफिशिएंसी को लेकर के, इसलिए तो वो बोनस वाला सिस्टम ये लॉन्च किए थे कि भाई जो बोनस दीजिए जो ज्यादा इफिशिएंट वर्कर है उसको। तो ये क्या बोले थे, ही एम्फेसिस दैट एफिशिएंट कैन बी अचीव थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस एंड प्रॉपर प्लानिंग, रिमूविंग गेस वर्क फ्रॉम प्रोडक्शन। मतलब पूरा ये देखिए, ये लोग पूरा डिटेल्स साइंटिफिक स्टडी करके एनालाइज करके प्रॉपर मशीन को, ह्यूमन को, उसके थ्रू प्लान को अचीव करने का कोशिश करते थे। दूसरी यहाँ पर हो क्या, इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी, ये लोग केवल गैस पे काम नहीं करते थे कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन कर देते हैं इतना नहीं कर देते हैं, अनुमान लगाना ये लोग नहीं मानते थे, ये लोग प्रॉपर स्टडी करके बोलते थे कोई भी चीज को। ठीक है, इसलिए तो इन लोग को मेनली साइंटिफिक स्टडी बोला गया। ठीक, अब देखिए उसके बाद आए हैरिंगटन एंड इमर्सन 1853 और 1931 के बीच में। अब ये क्या है, एक मेजर कंट्रीब्यूशन दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट में। ऑल्दो ही वाज कंटेम्पररी ऑफ फ्रेडरिक यानी भाई एफ.डब्ल्यू. टेलर, हिज अप्रोच फोकस ऑन एफिशिएंसी ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन नॉट जस्ट इंडिविजुअल। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो मेनली फोकस किया था एम्प्लॉय पे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, एफिशिएंसी को लेकर के। और जो इमर्सन थे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे लेके फोकस किए थे। समझ में आया, दोनों एफिशिएंसी पे फोकस किए थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर आपका इंडिविजुअल पे और आपका इमर्सन आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि पूरा फैक्ट्री पे समझ लीजिए। हाई प्रिस्ट ऑफ इफिशिएंसी, ठीक है, ये कहना देखिए इसमें, इमर्सन कॉल्ड हाई प्रिस्ट ऑफ इफिशिएंसी बिकॉज he popularized the concept of efficiency in 1912. He published a famous book, The 12 Principles of Efficiency. एक बुक बहुत फेमस लिखे थे जिसमें बहुत नाम कमाए थे। उस बुक का नाम क्या था, द 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, जो 1912 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, वो जो बुक था वो मेन खासियत क्या था भाई, वो मेनली एलिमिनेट करता था वेस्टेज को। ठीक है, वेस्टेज से क्या, he believed efficiency means eliminating waste, not simply making worker work harder। यानी कि वही सब ये भी अल्टीमेटली वही चीज कर रहे थे कि इंसान का मूवमेंट्स को कंट्रोल करके, तो इंसान का मूवमेंट को कंट्रोल करके भाई इफिशिएंसी को अचीव किया जा सके।
ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी इंसान को मशीन की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, ठीक। और जो 12 प्रिंसिपल, देखिए इस 12 प्रिंसिपल को तो आपको समझ में आएगा, क्लियरली डिफाइंड आइडिया, कॉमन सेंस, ये सब 12 प्रिंसिपल है। एकदम डिटेल में उसको नहीं देखेंगे, वो जरूरी भी नहीं, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस जान लीजिए 12 प्रिंसिपल है। और ये जो 12 प्रिंसिपल है ये रिड्यूस एंड वेस्टेज जो भी है काम के दौरान, जो भी जितना भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी मूवमेंट्स है, जो भी बोलिए रिसोर्सेज, जिसका भी जो वेस्टेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना और साथ ही साथ इंप्रूव करना प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। इमर्सन एफिशिएंसी वेस्ट सिस्टम, इनमें क्या था, ये बिलीव करते थे भाई जो पेमेंट तो दे रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग बोनस दें कितना 66.67% इफिशिएंट लोग को, और जो एडिशनल 20% बोनस मिलता था जो 100% इफिशिएंसी अचीव कर ले। तो देखिए ये लोग ना अल्टीमेटली इंसान को मशीन की तरह ट्रीट कर रहे थे। नो डाउट ये लोग थोड़ा लिबरल थे, एफडब्ल्यू टेलर से ये लोग थोड़ा सा ज्यादा दयालु थे, बट ये भी अल्टीमेटली इंसान को मशीन की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। यही फेमस किए थे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को। इमर्सन सपोर्ट द लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर वेयर मैनेजमेंट लाइन एंड सपोर्टेड बाय द एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट स्टाफ। वो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, उसमें एक स्ट्रक्चर है ना लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको मेनली सपोर्ट यही किए थे, ठीक है, सपोर्ट करने वाले ही थे। जहां पर क्या बोलते हैं, मैनेजर हैं वो आपको मैनेजर और लाइन आर सपोर्टेड बाय एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट स्टाफ टू इंप्रूव इफिशिएंसी, ठीक है, ये है। फिर यहां से आ जाइए, ये लोग थोड़ा सा फिर बहुत मेहनत किए और इन लोग का अप्रोच थोड़ा चेंज हुआ। जॉर्ज एल्टन मायो, ये जो थे जॉर्ज एल्टन मायो, समझ लीजिए इनके बारे में, ये एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ना आपका साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थ्योरी को डिबंक किया गया, मतलब इंसान को मशीन की तरह ट्रीट करना बंद किया गया, यहाँ से इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, ये फेमस है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, अनलाइक अर्लियर थिंकर्स सच एज फ्रेडरिक विंसले टेलर who focus mainly on physical efficiency, Mayo emphasizes the importance of social psychological factor in the workplace। यानी कि एक बहुत नाम, ये आसान भाषा समझिए, ये मेनली फोकस के भाई कि इंसान को मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, इंसान एक इंसान है, उसका मेनली सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर उस पर मैटर करता है। जैसे वो बताएं 24 घंटा अगर कैमरा का निगरानी आप पे रख दे तो भाई आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा और आप रिजाइन मार दीजिएगा। तो सोशल फैक्टर भी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर के साथ मैटर करता है, ठीक है। तो ये बहुत नामी एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। मायो थे, ये एक प्रकार का आपका प्रोफेसर थे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के हार्वर्ड में। अब ये जो फेमस जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो फेमस एक्सपेरिमेंट यहाँ देखिए, ही कंडक्टेड अ फेमस हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। देखिए ये इतना नामी है ये एक्सपेरिमेंट कि बहुत बार देखिएगा एग्जाम में आपका सीधा ये भी पूछ देता है कि हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का नाम प्लस वो एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था। वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शिकागो, याद रखिएगा, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो। तो ये इतना नामी है, ठीक है। अब हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था इस एरा में, ठीक, 1924 से लेकर 1932 तक। अब एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए वो जो एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट को मेनली 4 स्टेज में बांटा गया था, ठीक है। अब 4 स्टेज क्या सो देख ली। पहला स्टेज क्या आपका, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन मतलब जलना, देखिए पढ़ेगा समझ आएगा। दिस एक्सपेरिमेंट स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी। साथ ही साथ द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इवन व्हेन इल्यूमिनेशन वाज रिड्यूस्ड। दिस इंडिकेट दैट फैक्टर्स अदर देन फिजिकल कंडीशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। ये मेनली जहां पर वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, तो लाइटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रोशनी होने पे नहीं होने पे कंपनी में, यानी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उस पर फोकस किया था। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है ना, ये मेनली वर्कर लोग को जो वर्क प्लेस में वो काम कर रहे थे वहां पर लाइटिंग का सुविधा क्या, उस पर वो फोकस किए थे, ठीक। तो ये नोटिस किए कि अगर भाई प्रोडक्टिविटी तब भी इंक्रीज कर रहा है अगर लाइट थोड़ा कम भी हो, तो बहुत ज्यादा फैंसी चमकदार बनाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इतना वो इस स्टेज में फोकस किए थे। दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें वो क्या किए थे, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर वाज सेपरेटेड फ्रॉम एंड ऑब्जर्व, यानी छोटा छोटा ग्रुप को और वर्कर को अलग कर दिया गया और ऑब्जर्व किया गया कि चेंजेस वर मेड इन वर्किंग आवर्स, रेस्ट, पॉज एंड इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस। दिस शो द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशन एंड ग्रुप फीलिंग। मतलब अलग अलग वर्कर लोग को छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके काम करने के लिए, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर दिया गया उन लोग को, वर्किंग आवर पे, रेस्ट पे, इंसेंटिव पे, ठीक है।
कुछ कुछ चीजों को भी चेंजिंग कर दिया गया अलग अलग ग्रुप में बांटने के बाद, और उसके बाद जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस। प्रोडक्टिविटी तब भी इंक्रीज कर रहा है अगर ये सब चेंज जो हम लोग किए हैं तब भी, जो एक अच्छी बात था। ठीक है, तो इससे पता क्या चला भाई कि दिस शो द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशन एंड ग्रुप फीलिंग। जब अलग अलग ग्रुप में बांटे, ये जो ग्रुप था ना, ये मतलब उन लोग को अपना ऐसे ग्रुप में बांटा गया कि भाई तुम लोग को सोशल बिलोंगिंग फील हो, मतलब अपनापन का फीलिंग है। और उसके बाद भी वर्किंग आवर में कुछ बढ़ाया गया, कुछ घटाया गया, कहीं रेस्ट कम कहीं ज्यादा दिया गया, और कहीं मोटिवेशन के तौर पे इंसेंटिव, पैसा बढ़ाना समझ लीजिए, उसको बढ़ाना घटाना, ये सब करके देखा गया। ठीक है, और बस ध्यान क्या किया गया कि भाई लोग को सोशली मोटिवेट रखो, मतलब वर्कर को जो आपस में अच्छा से मेल जोल बनता, जिसका जिससे बनता है, आसान भाषा में समझ लीजिए, उस टाइप का चेंजेस किया गया। जब उस टाइप का चेंजेस किया गया तो पाया भाई कि चेंज करने के बाद भी, उन सब में चेंज करने के बाद भी थोड़ा अगर वर्किंग आवर बढ़ा भी दे रहे हैं और लोग का मन लगा हुआ है तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है वर्किंग आवर बढ़ाने के बाद भी, जबकि 8 घंटा खटने के बाद कोई पसंद नहीं करता काम करना। ठीक है, तो इस टाइप से है वो। तो यहीं पर ये लिखा हुआ देखिए, दिस शो द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशन एंड ग्रुप फीलिंग। अब समझ में आया? उसके बाद तीसरा स्टेज पे क्या किए थे वो, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, यानी कि 1000 ऑफ वर्कर को वो इंटरव्यू किए। वर्कर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, कंप्लेंट एंड एटीट्यूड फ्रीली। इट वाज फाउंड दैट वर्कर बिहेवियर डिपेंड ऑन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक मास इंटरव्यू बोलने का मतलब है कि बहुत सारे वर्कर को लेकर के एक करके पूछे थे कि भाई बताओ अपने बारे में, अपना जो भी फीलिंग्स है कंपनी में काम करने का, क्या कोई शिकायत है, क्या तुम्हारा बिहेवियर है, तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम्हारा सीनियर कैसा है, तुम्हारा जूनियर कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, हर चीज को वो डिस्कशन किए थे। और बाद में पाए क्या कि जो वर्कर का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर पे। भाई वर्कर को मेनली पैसा तो चाहिए, नो डाउट, उसमें कोई शक का बात नहीं है, हर वर्कर को पैसा चाहिए होता है, पर उससे भी ज्यादा वो लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा सा सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वर्कर अगर आपका टेम्पररी है तो उसको परमानेंट करना, ताकि भाई उसका सिक्योरिटी का टेंशन ना हो, हालांकि इसका भी कुछ डिमेरिट है, ऐसा नहीं है। तो मेन ये सब उदाहरण है, उसको अच्छा सा सैलरी देना, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा वर्क प्लेस जहां पर काम करता है वो अच्छा एक वर्क प्लेस देना, साफ सुथरा वर्क प्लेस देना। ठीक है, तो ये सब था। फिर चौथा स्टेप में क्या था, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, वर्कर फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप बना दिया, दोस्ती यारी वाला ग्रुप बना दिया। ग्रुप नॉर्म शुड बी कंट्रोल इंडिविजुअल आउटपुट। वर्कर डिड नॉट प्रोड्यूस मोर देन ग्रुप अप्रूव लेवल, यानी कि अलग अलग ग्रुप बना दिया गया, सबको एक अपना टारगेट दे दिया गया, और हर आदमी जब उसमें काम किया तो भाई नोटिस किया गया कि वर्कर डिड नॉट प्रोड्यूस मोर देन द ग्रुप अप्रूव लेवल, यानी कि जितना ग्रुप बनाया गया था उस ग्रुप में जिसको जितना टारगेट मिला उतना वो लोग बना के रेडी कर दिया था। तो ये सब था। ठीक है, तो इन सब का वो कंक्लूजन एंड में देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको, एक एक करके सारा कंक्लूजन क्या दिया गया कि फिजिकल फैक्टर्स डू नॉट मटेरियल इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो फिजिकल फैक्टर सब है, यानी कि अलग अलग मशीन चाहे इंसान का जो प्रेजेंस है, फिजिकल फैक्टर जो प्रेजेंस है वो उतना डू नॉट मटेरियल इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी, यानी कि उतना इन्फ्लुएंस नहीं करता प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, हैवी मशीन हो, अच्छा आपका स्किल्ड लेबर हो, ये नो डाउट ये मैटर करता है, बट ये उतना मटेरियल नहीं है कि भाई प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। ठीक है, वर्कर्स आर नॉट मेरली इकोनॉमिक मेन मोटिवेटेड ओनली बाय वेजेस, जैसे वो बताएं केवल पैसा देने से ही आप अच्छा बड़ा बड़ा मशीन होने से वो लोग पूरा मोटिवेट नहीं होता था। सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक रिकॉग्निशन एंड बिलोंगिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए मेन वो फोकस क्या किए भाई कि अगर प्रोडक्टिविटी पे मेन ध्यान देना है तो इस पे ध्यान दीजिए, वर्कर का साइकोलॉजिकल फैक्टर पे, उसका सोशल अपना जो बिलोंगिंग्स है, उसके जो दोस्त यार। ऐसा नहीं कि कंपनी में हम लोग दोस्ती यारी बनाने भेजते हैं, नो डाउट लोग काम करने दीजिए वर्क प्लेस में, बट ऐसा ना हो कि लोग को लगे कि भाई हम यहाँ आ रहे हैं खट के केवल जा रहे हैं, ऐसा ना हो, मशीन की तरह लोग को ना लगे, लगे कि भाई कंपनी अपना है, मतलब आसान भाषा में समझे, अपनापन का फीलिंग आना चाहिए, चाहे दोस्त जूनियर के साथ चाहे सीनियर के साथ। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे वो बताएं, तब तक हम यही समझा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल सिस्टम नॉट जस्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे बताएं कि अपनापन का फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, सोशल सिस्टम की तरह, जैसे घर में रहते हैं उस टाइप का सोशल स्ट्रक्चर की तरफ, एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ फीलिंग नहीं आना चाहिए। डॉगलस मैकग्रिगोर, ये आप जानते हो कि ये एमआईटी में पढ़े लिखे थे। ठीक है, ये दो मेन फेमस थ्योरी है इनका, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, पढ़े होंगे नो डाउट, तो इसमें था फिर भी जिक्र कर देते हैं। थ्योरी, एक सेकेंड, थ्योरी एक्स यहाँ से है ना, थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई।
इन हिज बुक 1960 में इनका बुक पब्लिश हुआ था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। इस पे मैग्रेगोर आर्ग्यू द मैनेजर लीडरशिप स्टाइल डिपेंड अपॉन assumption एंड ह्यूमन नेचर। यानी कि कैसा एक कंपनी को अपना जो लीडर है उस लीडर का बिहेवियर कैसा होगा, ये सीधा ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड, ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिसाइड नहीं होगा, ये डिसाइड होगा भाई उसका एम्प्लॉय वाइज, एम्प्लॉय के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए कोई ए नाम का कंपनी जो बहुत स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर जाइएगा आपको स्ट्रिक्टनेस झेलना पड़ेगा, बी थोड़ा आसान है तो यहाँ पर आसानी झेलना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई ये बोलता है कि जैसा एम्प्लॉय वैसा उसका लीडर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए थ्योरी एक्स में बोला गया भाई ट्रेडिशनल व्यू, जहां पर क्या है कि यहाँ पर अगर एज्यूम कीजिए अगर आपका एम्प्लॉय नेचुरली लेजी है या काम करने में थोड़ा कमजोर टाइप से है तो इन लोगों को कंट्रोल ही करना पड़ता है, ठीक है। इन लोगों को काम करने के लिए आपको कंट्रोल ही करना पड़ेगा। तो इस जैसा यहाँ पर ना मेनली आपको एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगा, काम कराने का आपको डराना धमकाना थोड़ा पड़ेगा। अब ये नहीं बोला कि नफरत कीजिए, यहाँ पर इनका मानना था कि भाई थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, ठीक है, कंट्रोल थोड़ा दबा के थोड़ा डरा करके। अब दबाइएगा डराइएगा उसका अपना अपना तरीका है, पैसा काटिए या कुछ अलग अलग तरीका से था, ठीक है। ये लोग कोई इंसान को नोचने से हरकत नहीं करता था, इन लोग वेलफेयर करने का भी कोशिश करता था, लेकिन इन लोगों को लगता था कि भाई स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। थ्योरी एक्स यही बोलता था। इस एग्जाम्पल क्या ये मान के चलते थे कि भाई वर्कर जो काम करना पसंद नहीं करता, ये लोग एम्बिशियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा और मेनली मोटिवेटेड बाय मनी एंड जॉब सिक्योरिटी। तो जो जो थ्योरी एक्स था ना उन लोग के लिए था, जो वर्क थ्योरी एक्स उस तरह एम्प्लॉय लोग के लिए था जो लोग इस टाइप के हो, जो काम करना पसंद नहीं करते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, जो केवल पैसा का भाषा और डर का भाषा समझते हैं। तो इन सब के लिए क्या बेटर लीडरशिप होगा आपका ऑटोक्रेटिक, जो डरा धमका के रखे। आप जो पढ़े होते हैं ना कि ऑटोक्रेटिक मतलब खून पे नहीं, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, या उस समय भी नहीं था जब ये लोग जब था ये लोग भी खून नहीं पीता था। ये लोग को बस लगता था भाई कंपनी को अगर अच्छा जगह पहुंचाना है तो ये अप्रोच बेटर है, ठीक है, इस टाइप से था वो। तो मैनेजमेंट स्टाइल कैसा था, और देखिए लिखा हुआ ऑथोरिटेरियन मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड यूज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कंट्रोल करने के लिए ऐसा था। वो जो था ना वो डोंकी वाला इस टाइप से कैरेट एंड स्टिक पनिशमेंट वाला। थ्योरी वाइज थोड़ा मॉडर्न व्यू था। थ्योरी में मानते थे वो कि अगर आपका वर्कर सब तो अच्छे हैं, नेचर के नहीं मतलब काम करने में वो ठीक है, यानी कि वर्क एज नेचुरल प्ले और रेस्ट, एम्प्लॉय कैन बी एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि लोग मोटिवेटेड है काम करने के लिए, काम में स्किल्ड भी है, वो लोग को काम आता भी है, नहीं भी आता ट्रेनिंग देके दिलवा सकते हैं, मतलब आसान भाषा में वो लोग काम करने को मोटिवेटेड है, ठीक है, काम करने को मोटिवेटेड है। वो लोग वैसा काम चोर नहीं है, बहुत सारे ऐसा वर्कर होते हैं। तो दे सिक्स एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के लिए पीछे हट नहीं रहे, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या था भाई पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और इंपावरमेंट एंड ट्रस्ट बेस्ड लीडरशिप। इस तरह का जब अगर आपका एम्प्लॉय हो तो वहां पर चाहिए क्या भाई कि ठीक है उन लोगों को भी डिसीजन बुलाएगा, भी स्किल्ड है तो हो सकता है कुछ अच्छा आइडिया दे दे, है कि नहीं। इंपावरमेंट में उन लोगों को भी थोड़ा मतलब इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलग तरीका था, इन लोगों को मोटिवेट करने के इन लोगों को रिकॉग्निशन दीजिए, इन लोगों को थोड़ा मान सम्मान दीजिए, इस टाइप का था ये, ठीक है, थ्योरी वाई। फिर इधर एच में आ जाइए। अब आ गए हम लोग रेंसेस लाइकार्ट में। ये साइकोलॉजिस्ट थे बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन मैनेजमेंट स्टाइल में मेन रिसर्च था। ही सर्व द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन एंड shifted the focus of management from technical tasks to human resource and supportive leadership relationship, human resource and supportive leadership relationship ये शिफ्ट किए थे मेनली। अब ये देखिए इनका ये फेमस क्या है लाइकार्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये 4 प्रकार के दिए हैं। एक है एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव। अब ये क्या है एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव पे देखिए मैनेजर्स आर हाईली ऑटोक्रेटिक एंड हैव लिटिल ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट, मतलब इनका ये 4 प्रकार के मैनेजमेंट ये जो है ना रिलेशनशिप एक्सप्लेन किए थे ह्यूमन रिसोर्स एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप। उस ये जो लाइकार्ट आइडेंटिफाई 4 डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन हाउ मच लीडर इन इवॉल्व देयर एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए सो था। तो अगर मैनेजर हाईली ऑटोक्रेटिक एंड हैव लिटिल ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट्स, तो कम्युनिकेशन इज ओनली टॉप एंड बॉटम एंड मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द फेयर एंड थ्रेट्स। मतलब एक सिस्टम ये मान के चलता था यहाँ पर एक्सप्लोटेटिव और ऑथोरिटेटिव बहुत स्ट्रिक्ट और केवल पनिशमेंट का जरिए और मोटिवेशन के जरिए या तो रिवॉर्ड या तो फिर थ्रेट दोनों तरीका से सॉल्व होगा। बेनेवोलेंट एंड ऑथोरिटेटिव ए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, इसमें क्या था ए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वेयर मैनेजर्स हैव सम ट्रस्ट बट इट इज रिवॉर्ड आर यूज्ड फॉर मोर देन फियर बट ऑल मेजर डिसीजन आर स्टिल मेड एट द टॉप, ठीक है। तो ये था
कि भाई मास्टर रिलेशनशिप रहेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट करता था ये लोग अपना, इसे बोला कि भाई एम्प्लॉय पे थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है, बट रिवॉर्ड्स आर यूज्ड मोर देन फियर, मतलब जो रिवॉर्ड जो दिया जा रहा था ना वो मेनली डराने के लिए, ठीक है। और ये तो थोड़ा एकदम अलग ही लेवल पे था। फिर आ जाइए कंसल्टेटिव, मैनेजर हैव सब्सटेंशियल बट नॉट कंप्लीट ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट, ये अपना सबऑर्डिनेट पे, आसान भाषा में ये बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे, ये थोड़ा सा ट्रस्ट था, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलता था उसमें भी एक लिमिट लगा हुआ था, ठीक है। इस पे क्या थोड़ा इसमें थोड़ा ये ट्रस्ट करते थे। और सबऑर्डिनेट्स आर कंसल्टेड बिफोर डिसीजन आर मेड, और डिसीजन लेने से पहले सबऑर्डिनेट से बातचीत किया जाता था, इस पे बातचीत नहीं किया जाता था। एंड द फाइनल डिसीजन रिमेन विद द मैनेजर, और फाइनली डिसीजन मैनेजर लोग ही लेता था, ठीक है। और लास्ट है पार्टिसिपेटिव ग्रुप, यानी कि दिस आइडियल सबसे बेस्ट, यहाँ पर कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, डिसीजन इन लोगों का मदद से भी आता था, यानी कि डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज एंड कम्युनिकेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि डेमोक्रेसी की तरह था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या देखने को मिला इस चारों में, यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटिव एंड ऑथोरिटेटिव, यानी कि एकदम कोई ट्रस्ट नहीं, एकदम मशीन की तरह लोग काम कराना है, कोई यानी सीधा पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम लोग को देखना है बस। डेवलपमेंट में क्या है कि भाई सबऑर्डिनेट्स पे थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे, लेकिन कोई भी डिसीजन वाला काम इन लोग पे नहीं सोचेगा, और जो रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है रिवॉर्ड कम डराया ज्यादा जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ऑल मेजर डिसीजन आर मेड एट द टॉप, ऐसा बताएं। इसमें थोड़ा ट्रस्ट भी करते हैं और साथ ही साथ ट्रस्ट करते हैं और लोग से कंसल्ट भी करते हैं, बट डिसीजन जो होता है, फाइनल डिसीजन लास्ट में मैनेजर ही लेता है, ठीक है। लिखा हुआ सबऑर्डिनेट्स आर कंसल्टेड बिफोर डिसीजन आर मेड दो द फाइनल डिसीजन रिमेन विद द मैनेजर, ठीक है। जो फाइनल डिसीजन है वो मैनेजमेंट लोग ही लेगा। अब इसमें होता था कि भाई पार्टिसिपेटिव में सबसे आइडियल, ट्रस्ट भी बहुत अच्छा से कर रहे हैं, और जो डिसीजन का काम है वो अपना डिसीजन लेने से पहले इम्प्लॉय से कंसल्ट भी कर रहे हैं, और लोग को डिसीजन लोग का ओपिनियन को मैटर दे करके भी इन लोगों को भी डिसीजन को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। डिसीजन यहाँ अकेले नहीं लिया जा रहा है, इस टाइप से था। द लिंकिंग पिन मॉडल, ये इनका टर्म है। Likert proposed the organization should be viewed as series of overlapping group. A person act as a linking pin, ठीक है, यानी कि जो एक पर्सन है वो जो पर्सन को आपस में जोड़ने काम करेगा उसको क्या बोला जाता है, लिंकिंग पिन। इफ दे आर मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप यूजुअली अ लीडर और वन पर्सन शुड सबऑर्डिनेट इन द नेक्स्ट हायर ग्रुप, यानी कोई जोड़ने वाला एक पर्सन होना चाहिए, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। दिस इंश्योर द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेट फ्लो स्मूथली थ्रू आउट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लिंकिंग पिन होगा ये क्या होता है भाई, जो अलग अलग ग्रुप में अगर जो कम्युनिकेशन को जोड़ने काम करेगा वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही बात लिखा होता है लिंकिंग पिन में, देखिए इफ दे हैव मेंबर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप यूजुअली एज ए लीडर और वन पर्सन सबऑर्डिनेट्स इन द नेक्स्ट हायर ग्रुप, ठीक। तो जो लाइकार्ट में ये जो दिया हुआ है ना, सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग ग्रुप, ए पर्सन एक्ट एज ए लिंकिंग पिन, यानी कि एक पर्सन समझ मीडिएटर का काम करेगा, उतना लंबा चौड़ा आप समझा रहे हैं जो आसान भाषा में, एक प्रकार से वो मीडिएटर का काम करेगा। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट बहुत, द लाइकर्ट स्किल, ये बहुत नामी फेमस हुए बाद में इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, जो आपको काम आएगा पीएचडी के दौरान खासकर बहुत काम आएगा, ये बहुत नामी है द लाइकर्ट स्किल, याद रखिएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप रिसर्च पे उतरिएगा ना, पीएचडी मेडिसिन लीजिएगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट। लाइकर्ट स्किल यूज टू मेजर एटीट्यूड, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, यानी कि आसान भाषा में समझिए ये कर क्या रहे हैं, ये बोल ही रहे हैं ना, आपको रिसर्च करना होगा जब हम लोग करते हैं ना, तो ये जो है ना, ये लाइकार्ट स्किल क्या हेल्प करता है वो बताते हैं, ये बहुत ब्लंडर लेवल का हेल्प करता है। ये क्वालिटेटिव, स्पेलिंग गलत हो गया, क्वालिटेटिव जो नेचर होता है ना, क्वालिटी वाला जो नेचर होता है, जैसे क्या आपका ओपिनियंस, फीलिंग्स और आपका जो एटीट्यूड्स, इसको क्वालिटेटिव से कन्वर्ट करने में हेल्प करता था, किसमें, क्वांटिटेटिव में। इसके दम पे आप किसी चीज को प्रूव कर पाइएगा, सिर्फ क्वालिटी को आप प्रूव नहीं कर सकते रिसर्च में, ठीक है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं किसको, अगर आप क्वालिटेटिव नेचर को क्वांटिटेटिव नेचर में कन्वर्ट करने का सक्षम रखते हैं। आप सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है, यही तो सिखाए थे कि लाइकार्ट स्केल में यही चीज आपको सिखाया गया है, हम आपको भी बता सकते हैं। चलिए एक उदाहरण दे देते हैं, देखिए अगर सिंपली किसी का फीलिंग्स जानना हो तो ये तो क्वालिटी वाला नेचर है ना, आप किसी कंपनी का वर्कर का फीलिंग्स में कैसे स्टडी कर पाइएगा, पर ये वही सिखाएं। ये क्या किए, इन्हें कहना था भाई एक काम करो, वो जो देखें हम लोग जो रेटिंग देते हैं 1 स्टार से लेकर के 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, फिर 5 स्टार, तो ये क्या किया, उसको ऐसे वो कन्वर्ट करने में हेल्प की। अब आपको पूछना है भाई
मान लीजिए आपको रिसर्च करना था कि यहाँ का वर्कर अपना कंपनी में काम करने से खुश है कि नहीं खुश है, तो आप पूछे उससे कि बताओ तुम कितना खुश है, चलो स्टार दो अपना खुशी के हिसाब से। किसी को लगा भाई हम बहुत खराब हैं तो 1 स्टार दिया, किसी को लगा भाई हमें कंपनी से बहुत खुश है वो 5 स्टार दिया। तो क्या हुआ देखिए, आप यहाँ क्वालिटी को आप यहाँ क्वालिटी को क्वांटिटी पे ले आए, अब जा करके आप इसको अलग अलग जो टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो टूल्स है, जो टेस्ट होता है ना, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट जो पढ़े होंगे आप, अब इसको आप लगा करके इसको प्रूव कर सकते हैं, वरना सिंपली फीलिंग्स को कैसे लाइएगा, सिंपली क्वालिटी को। तो ये एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिसर्च पर्पस में भले एग्जाम में आपको उतना इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात कीजिएगा पीएचडी कर में ना, तो यही यही काम आएगा, खाली एकदम बता रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए मैरी पार्कर फॉलेट, ये बहुत नामी है, ये भी एल्टन मायो की तरह। मैरी पार्कर फॉलेट was an American social worker, philosopher and management consultant. She is often called mother of modern management. या उससे पहले एक और भी थी, गिलबर्ट, mother of modern management, ठीक है। Unlike classical thinker who focus on machine and hierarchy, Follett emphasized human relation, teamwork and cooperation in organization. ये फोकस की थी किस पे? ह्यूमन रिलेशन, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन पे। अब आप सोच रहे होंगे सर कि 2 मदर एक साथ कैसे हो सकती है, एक मदर तो वहां पर भी थी, एक मदर यहाँ पर भी है। तो ये उसको हम लिख दिए थे, क्या कंफ्यूजन तब बचा लोगों। देखिए, बोथ लिलियन गिलबर्ट और मैरी पार्कर फॉलेट, ये दोनों मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाती है, पर दोनों अपना अलग अलग फील्ड में कहलाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो एक ही चीज का योगदान पे। लिलियन गिलबर्ट थे, देखिए यहाँ पर लिखा फॉर डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीब्यूशन, ये मेनली ह्यूमन साइकोलॉजी इन साइंटिफिक स्टडी पे कहलाती थी, और मैरी पार्कर फॉलेट ह्यूमन रिलेशन एंड पार्टिसिपेटिव रिलेशनशिप पे कहलाती है। क्या इसको याद रखने की जरूरत है? आसान भाषा में बोले तो नहीं, क्योंकि वो ये नहीं पूछता है कि फादर ऑफ कौन है। अगर पूछ भी दिया तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलिए देख लीजिए क्या भविष्य क्या पूछ दे। तो बेटर याद रख लीजिएगा कि मैरी पार्कर फॉलेट भी आपका मॉडर्न मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इनका क्या क्या कहना था, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करती थी। इनका इनका मानना था, फॉलेट बिलीव्स कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज बैड एंड कैन लीड, हमेशा वो खराब नहीं होता, एंड कैन लीड टू बेटर सॉल्यूशन। सी सजेस्ट 3 मेथड्स। बहुत बार जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हमेशा वो बुरा नहीं समझती थी, बहुत बार वो काम रहता था। अब उसमें देखिए, एक होता है डोमिनेशन, वन साइड विन अदर साइड लूज, ठीक है, इस वजह से माना था। डोमिनेशन क्या, एक हारेगा एक जीतेगा जब फाइट होगा। तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज, बोथ साइड कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या, दोनों कुछ ना कुछ अपने तरफ से कुछ कुछ छोड़ा। ये वाला जो पार्ट है ना कॉम्प्रोमाइज, ये आपका रियल लाइफ में काम आएगा। चलिए छोटा सा थोड़ा लव एंगल घुसा देते हैं इसमें हम। ये जो आप लोग रिलेशनशिप हम लोग खोजते रहते हैं ना, चाहे आप चाहे हम चाहे कोई भी हो, तो इतना आपको आइडिया होगा कोई परफेक्ट नहीं होता, और कोई आप कोई से लोअर को भी चूज करना पसंद नहीं करता। तो जो आप लोग जो खोजते हैं ना रिलेशनशिप में, केवल पैसा भी मैटर नहीं करता, केवल खुशी, देखिए सब कुछ को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, केवल एक चीज से फोकस नहीं कर सकता, और सब कुछ को मैनेज करने का एक ही तरीका है, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। कोई ये बोल दे कि कोई बहुत हाई एटीट्यूड वाली लड़की है, बोलिए हाई डिमांड वाली लड़की है, तो कोई कमजोर लड़का ये बोलेगा कि भाई उसका डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है इसलिए वो कमजोर है, तो उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई ऐसा भी बोल सकता है, कोई ये जो सब लोग हम बोलते हैं ना कि भाई लड़की, आप अगर सामने वाला किसी को प्यार करते हैं इस टाइप से, किसी को अगर आप प्यार कर रहे हो तो वो जैसी है वैसे रहने दीजिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। या आप कुछ बोल रहे हो, या ये दोनों के लिए बोल रहा है, लड़का लड़की दोनों के लिए, या आप कुछ बोल रहे हो सामने वाला को, तो वो आपका बात मतलब क्योंकि प्यार कर रहे हैं, तो भाई लड़की को आप बोल रहे हो तुम जैसी हो हमको पसंद है, ये हो गया एक प्रकार का। या लड़का बोल रहा हो कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, चेंज नहीं हो जाते, कुछ भी, ये बकवास है। ये सब ये सब जो आप सुनने होंगे ना, हम आपको बता रहे हैं, ये सब का सब बकवास है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर्स चाहे मेल चाहे फीमेल जो भी होंगे ना, अगर वो सबको सच में आपको पसंद करते होंगे ना, तो हर चीज से वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हर चीज से एकदम बता रहे हैं, एकदम क्लियर फैक्ट बता रहे हैं। अगर कोई लड़की को आप अगर बोल रहे हैं भाई कि तुम, अगर उसका लुक को लेकर के चाहे लड़का को कुछ लेकर के कुछ भी बोलिए, अगर वो दोनों अगर आपस में एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो हर चीज, हर दोनों का दोनों, ये दोनों मेल भी और फीमेल भी दोनों अपना तरफ से सैक्रिफाइस करेंगे और रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने की कोशिश करेंगे।
आपको लगा सही तो बहुत आइडियल है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में यही रिलेशनशिप टिकेगा। और जो डिमांडिंग वाला है ना वो नहीं टिक पाएगा। डिमांडिंग वाला, चाहे आप सोचते होंगे भाई खूबसूरती मैटर नहीं करता, तुम जैसे, नहीं, ये बोलने में अच्छा लगता है, आज नहीं सही, कल नहीं सही, परसों नहीं सही, एक पल आएगा। क्योंकि एज ए ह्यूमन ब्रेन, अगर आप खूबसूरती को जब हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग अप्रिसिएट ही करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुलाब का फूल देखें और बोले ये तो फालतू है, हमको इसका लुक से कोई मैटर नहीं फर्क पड़ता। पड़ता है भाई, पड़ता है, ठीक है। तो हर कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में हो गया, तो बाद में कभी देखा जाएगा, अभी पढ़ाई में फोकस करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? बेस्ट मेथड वेयर बोथ साइड फाइंड अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो तो बेस्ट मेथड यही है यहाँ पर क्रिएटिव सॉल्यूशन मिल जाए। पावर विथ एंड पावर ओवर, पावर ओवर बोलने का मतलब है ऑथोरिटी बेस्ड ऑन कंट्रोल, और पावर विथ बोलने का मतलब कहता है कोऑपरेटिव पावर वेयर मैनेजर एंड एम्प्लॉय वर्क टुगेदर। ये दो भाग, दो वर्ड टर्मिनोलॉजी के जिक्र किए थे। पावर ओवर मतलब सारा कंट्रोल मैनेजमेंट पे है, और पावर विथ मतलब विथ मैनेज एम्प्लॉय एंड मैनेजर, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर दोनों, विथ बोलने का मतलब क्या, साथ लेके चल रहे हैं, और उसमें सामने एम्प्लॉय लोग को यहाँ पर ओवर में कोई पावर नहीं दिया गया है। लॉ 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 ऑफ द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फॉलो डिसीजन शुड बी कम फ्रॉम द नीड्स ऑफ द सिचुएशन, जैसा परिस्थिति है उसके आधार पे लॉ बनना चाहिए, नॉट फ्रॉम ए मैनेजर अथॉरिटी, यानी कि मैनेजमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी लॉ बनना हो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लॉ बनना है वो आपका मेनली नीड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, सी एम्फासिस कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, अर्ली प्लानिंग एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। इसमें वो बिलीव करती थी कि भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, अर्ली प्लानिंग हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, याद रखिएगा, जो फॉलेट थी ना, यही वो डिफाइन की थी द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये जो लाइन है ना, ये फैंसी लाइन इन्हीं का देना है, ठीक है। अब आ जाइए चेस्टर आई बर्नार्ड, ये भी बहुत नामी है, ठीक है। चेस्टर आई बर्नार्ड आपके अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। अनलाइक मैनी अदर मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हु वेर एकेडमिक, वो एकेडमिक लेवल पे था। जो ये जो थे बर्नार्ड वाज प्रैक्टिशनर, ये प्रैक्टिशनर थे। who served as the president of the New Jersey Well Telephone Company. His famous book, The Function of the Executive, is regarded as the classic in management literature. यानी कि वो लोग जो थे वो एकेडमिक लेवल पे थ्योरी दिए इससे पहले, और जो चेस्टर आई बर्नार्ड थे ये आपका प्रैक्टिस मतलब बिजनेसमैन थे, ये अपना खुद प्रैक्टिस के दौरान ये सब लिखे थे, ठीक है। अब देखिए ये क्या मान के चलते, सोचिए, ये मान के चलते थे कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रकार का आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वही हुआ जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बार्नार्ड व्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन एज कोऑपरेटिव सिस्टम इन विच पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी कि कंपनी एक सोसाइटी की तरह, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, जहां सारा वर्कर लोग मिलकर काम कर रहा था कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। Acceptance theory of authority. This is one of the most important ideas. He argued the authority does not simply flow from manager to subordinate. Instead, authority depends upon subordinate willingness to accept the order. इनका मानना था मेनली कि भाई ये जो ऑथोरिटी वाला पावर है ना, ये आर्ग्यू द ऑथोरिटी डज नॉट सिंपली फ्लो फ्रॉम द मैनेजर टू सबऑर्डिनेट, मतलब सीधा फ्लो ना करे, इंस्टेंट ऑथोरिटी डिपेंड्स ऑन सबऑर्डिनेट विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द ऑर्डर। यानी कि सामने वाला जो सबऑर्डिनेट्स है उसके आधार पे ऑथोरिटी को अपने आप को नेचर हो रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो जिसे बताया ना थोड़ा सा पहले कि भाई जैसा एम्प्लॉय है ना उसका विलिंगनेस के हिसाब से ऑथोरिटी होना चाहिए। आपका एम्प्लॉय का क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या उसका मोटिवेशन है, वो काम करना चाहता है और स्किल्ड है कि नहीं, उसके हिसाब से आपका लीडरशिप को डिसाइड किया जाएगा। ये मेनली यही बोल रहा है, ठीक है। A person accept order only when they understand the order is consistent, it does not conflict with personal interest। ये उतना जानने की जरूरत नहीं है, कुछ काम का है नहीं, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी था ना, ये मेनली समझिए ना बच्चों। अब वो तो थोड़ा देर पहले बोले थे कि देखिए जैसा एम्प्लॉय रहेगा उसी के हिसाब से ऑथोरिटी जाएगा मैनेजर को। एम्प्लॉय, इसमें बहुत सारा तरीका था। मान लीजिए एम्प्लॉय आपका भाई मोटिवेटेड है बट कामचोर है, तो यहाँ पर क्या चाहिए,
उसको मोटिवेशन दीजिए। एक कामचोर है मतलब कि आपको स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ेगा। अगर स्किल्ड भी है और मोटिवेटेड भी है तो कुछ नहीं, एकदम फ्री लीडर की तरह कुछ लेजर फेयर लीडरशिप इस्तेमाल कीजिए। और मान लीजिए आलसी भी है, मान लीजिए आलसी भी है और कामचोर भी है, तो क्या होगा, एकदम आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बनना पड़ेगा। तो इस टाइप का है ये। मान लीजिए भाई मोटिवेटेड तो है, काम करने में इच्छा तो रखता है, मोटिवेटेड है बट स्किल्ड नहीं है, तो क्या चाहिए भाई, उस समय उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा अपना इस एम्प्लॉय को। तो इस टाइप से था ये, ठीक है। Zone of indifference. Barnard introduced the concept of zone of indifference, which refers to the range of order that employee accept without questioning the authority of the manager. यानी कि अलग अलग जोन बना दिया गया। जैसे देखिए स्मॉल जोन था, इफ लीडरशिप इज वीक और ऑर्डर्स आर अनरीजनेबल द जोन बिकम्स नैरो, ठीक है। अगर मान लीजिए लीडरशिप आपका वीक रहेगा और ऑर्डर जो है अनरीजनेबल है, जो पूरा नहीं कह सकता, तो भाई वो फिर किसी काम का नहीं है। फिर लार्ज जोन का था, गुड लीडरशिप एंड हाई मोरल एक्सपेंड दिस जोन मेकिंग एम्प्लॉय मोर कोऑपरेटिव। और लार्ज जोन में क्या था भाई कि इस लार्ज जोन ऐसा रखिए, मतलब वो अलग अलग जोन का बात कर रहे थे कि जहां पर क्या होता है ना कि कितना ऑर्डर किस जगह पे देना चाहिए, विच रेफर्स टू द रेंज ऑफ ऑर्डर, एक अलग रेंज ऑफ ऑर्डर दैट एम्प्लॉय एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। यानी कि अलग अलग जोन बनाइए, स्मॉल जोन और लार्ज जोन। इसमें ध्यान रखिए कि भाई किस तरह का ऑर्डर, कितना ऑर्डर देना होगा। स्मॉल जोन जो बना रहे हैं, अगर इफ लीडरशिप अगर आपको उसमें वीक है, इफ लीडरशिप इज वीक और ऑर्डर्स आर अनरीजनेबल, देन द जोन बिकम नैरो, यानी कि स्मॉल वो ऑटोमेटिक टाइप का हो जाएगा अगर उसमें अगर आपका लीडर कमजोर है और आपका वर्कर लोग भी, यानी जो आप जो ऑर्डर दिए वो अनरीजनेबल है। तब लार्जर जोन में क्या है, लार्जर जो क्या गुड लीडरशिप, इस लार्जर जोन कैसा रहना चाहिए, लार्जर जोन अपने आप को हो जाएगा अगर आपका लीडरशिप भी अच्छा है और आपका वर्कर लोग भी हाई मोरल रखता है। तो इस टाइप से था वो, अब सिंपली बांट दिए थे कि भाई ऐसा जोन, एक स्मॉल जोन और लार्ज जोन में। और ये देखिए ये मेन इनका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो मेनली एग्जीक्यूटिव के लिए फेमस है। तो ये उनका 3 फंक्शन था, एक मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, दूसरा सिक्योर एसेंशियल सर्विस, तीसरा डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, एसेंशियल सर्विस क्या होता है, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस क्या होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन करना है, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कीजिए और साथ ही साथ जो पर्पस है वो डिफाइन कीजिए। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या बोले थे, बर्नार्ड वाज अमंग फर्स्ट स्कॉलर, जो पहले वो थे जो हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द वर्क प्लेस। यानी कि कंपनी के अंदर में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बच्चों समझ लग गया कि भाई एक इनफॉर्मल अलग एक कंपनी है, नहीं वैसा नहीं है, एक ग्रुप है, एक वर्कर लोग का आपस में एक ग्रुप है जहां पर ये काम होता है। एक होता है फॉर्मल ग्रुप यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप में यानी कि सीनियर और जो जूनियर है, सीनियर बोले सॉरी, सीनियर और जो जूनियर है उन लोगों के बीच में एकदम रूल बेस्ड रिलेशनशिप है कि भाई हम सीनियर है, तुम जूनियर, तुम अपना काम देखेंगे, तुम अपना काम देखो। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। समझ में आया, यानी एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ। इनफॉर्मल क्या, थोड़ा दोस्त की तरह काम करेंगे। और फॉर्मल में क्या है कि भाई थोड़ा सा सीनियर जूनियर की तरह काम करेंगे, और इनफॉर्मल में क्या है, दोस्त की तरह काम करेंगे। ये दोनों में मेन डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग इनफॉर्मल बात करते हैं ना, समझ लिया हम लोग आपस में दोस्त की तरह काम करेंगे, ये है मेनली बोलने का मतलब। तो यही था इनफॉर्मल में कि याद रखिएगा कि एक कंपनी में बहुत फॉर्मल इनोवेशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। इनका मेनली योगदान किसका था, मेनली योगदान है आपका चेस्टर बर्नार्ड का, ठीक है। अब के में देखिए है हार्बर्ट ए साइमन। अब ये किस लिए फेमस है, हार्बर्ट ए साइमन वाज अमेरिकन polymath who work covered political science, psychology, computer science and management. He is best known for his research on decision making in organization। याद रखिएगा डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। और इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन 1978। नोबेल पीस प्राइज में समझ लीजिएगा, नोबेल मेमोरियल प्राइज है जो इनको इकोनॉमिक्स से मिला था 1978। ये मेनली फोकस क्या कहते हैं, डिसीजन इन मेकिंग कोर मैनेजमेंट, यानी कि जो डिसीजन है ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो लेता है, ये बहुत मैटर करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इट इज नेसेसरी टू स्टडी हाउ डिसीजन आर मेड, यानी कि डिसीजन कैसे लेना है उस पर मेनली ये फोकस करते थे। और डिसीजन लेने से पहले 3 स्टेज वो बनाए थे। देखिए ही डिसाइड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन 3 स्टेजेस, एक है इंटेलिजेंस, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है चॉइस, ठीक है। इन 3 चीज को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाएगा। फिर
बाउंडेड रेशनैलिटी, अब रेशनैलिटी का मतलब पता है आपको, सोच समझ के काम करने का उसका मतलब होता है। साइमन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूइंग द पीपल कैन नॉट ऑलवेज मेक परफेक्टली रैशनल डिसीजन बिकॉज दे फेस, कोई भी परफेक्ट रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि ऑब्वियस बहुत तरह का लिमिटेशन आएगा। जैसे क्या, लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वैसे भाई सब कुछ पता नहीं है तो एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ले पाना मुश्किल है। लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी और टाइम कांस्टेंट, तो ये सब भी मैटर करता था। सेटिस्फाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग, ये दो चीज को अलग अलग कर दिए थे। फोकस ऑन बॉन्डेड रैशनैलिटी, मैनेजर यूजुअली लुक फॉर सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन रेदर देन परफेक्ट वन। ठीक है, यानी कि जो भी डिसीजन लिए हैं उसका जो जो भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें मेनली सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए रेदर देन परफेक्ट वन। परफेक्ट वन पॉसिबल नहीं होता रियलिटी में। ठीक है, तो सेटिस्फाइंग में लिखा हुआ है द सेलेक्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन दैट मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट को भाई वो रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। और मैक्सिमाइजिंग का क्या था, ट्राइंग टू फाइंड द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अलग अलग अल्टरनेटिव निकालने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। कुछ प्रकार का डिसीजन है, टाइप्स ऑफ डिसीजन, एक होता है प्रोग्राम डिसीजन, रूटीन एंड रिपीटेटिव डिसीजन हैंडल बाय द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन यानी कि यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन रिक्वायरिंग क्रिएटिविटी एंड जजमेंट। तो ये दो प्रकार का डिसीजन है, याद रखिएगा। एक प्रोग्राम डिसीजन जो हम लोग डेली बेसिस पे करते रहते हैं कंपनी में, और एक होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो किसी प्रकार का थोड़ा यूनिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उस टाइप के लिए। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा ये सब। फिर लास्ट में ये लास्ट है ये पीटर एफ ड्रकर, फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इनको बोला था फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ही ट्रांसफॉर्म मैनेजमेंट फ्रॉम माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इनटू इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन। Drucker emphasizes the management is social institution rather than primary focus on people rather than only machine or number. The main इन्हीं को ना बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये मेनली इसके लिए फेमस है, द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बोलने का मतलब क्या है, ड्रकर इंट्रोड्यूस द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस अप्रोच मैनेजर एंड एम्प्लॉय जॉइंटली सेट अ गोल्स एंड वर्क टुगेदर टू अचीव देम। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिंपली बोल रहा है कि वर्कर प्लस मैनेजमेंट दोनों मिलकर गोल को अचीव करेगा, एक साथ काम करेंगे, जॉइंटली सेट अ गोल एंड वर्क टुगेदर टू अचीव। जॉइंटली सेट अ गोल बोलने का मतलब है कि वर्कर भी गोल को हेल्प करने, डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, आए बाय कुछ भी या पेपर देख करके या पास्ट रिकॉर्ड देख करके केवल टारगेट सेट कर देना अच्छा नहीं होता है। एक बार एम्प्लॉय से भी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वो फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, की फीचर क्या है, पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग, सेल्फ कंट्रोल, फोकस शिफ्ट फ्रॉम कमांड टू सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट, इंडिविजुअल गोल आर लिंक विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये सब कुछ की फीचर्स था उसका, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज ऑफ वर्कर, ड्रकर इंट्रोड्यूस द टर्म नॉलेज वर्कर इन 1959। ही predicted that the future of economy would be depend upon employee who took work with knowledge, information, ideas rather than only physical labor। इन लोगों को लगता था, मतलब इनको लगता है, मतलब पीटर एफ ड्रकर को, कि भाई ये जो वर्ड इस्तेमाल किया ना नॉलेज वर्कर, ये इनका बोलना था भाई कि फ्यूचर को अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी को देखा जाए, तो आपका वर्कर लोग कितना नॉलेजेबल है, कितना समझदार है, नहीं है, वो भी बहुत मैटर करेगा। सिंपली प्रोडक्शन बढ़ाओ और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इनका ऐसा मानना था। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजेबल, ये कुछ खास फंक्शन लिखे मैनेजर के लिए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेशन, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग पीपल। ये 5 फंक्शन को आपको याद रखना है क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट के लिए मेजर बुक जो ये लिखे थे, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस। तो ये था बच्चों। अच्छा, कुछ और भी देख लीजिए। की फिलॉसफी है, कस्टमर फोकस था इनका मेनली फिलॉसफी, इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शॉर्ट वर्जन है, तो रहने दीजिए। तो इसमें इतना ही। ठीक है, ठीक है, आपको लग रहा होगा आपको अभी भी, ठीक है, जितना हो सका उतना स्पीड में लेके गया, उसमें भी वीडियो 1 घंटा चला गया, पूरा डिटेल में पॉसिबल नहीं, समझिए बात को। कुछ चीज जो आपको और जो आप समझिए, इसमें हम अभी भी ना एक बार ये आपका समझिए ऐसे कि ये आपका इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है कि क्या कौन कौन आया, क्या क्या थॉट देके चला गया। मेन जो एरा में जो बांटा गया है ना, मेन जो एरा वाइज बटा हुआ है, जिसको आप लोग क्लासिकल अप्रोच या न्यू क्लासिकल या ट्रेडिशनल मॉडर्न, ये सब जो अप्रोच है ना, जिसमें अलग अलग जो अप्रोचेस आता है, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, वो सब इस वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको एक दूसरा मेरा वीडियो होगा, उस पर सर्च मारिए
अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, चाहे थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जो आप खोज रहे हैं ना क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, वो सब उसमें मिल जाएगा। इसमें तो यही था बच्चों, ठीक है। और ये वीडियो को आप पार्ट 1 समझ जाए और उसको पार्ट 2 की तरह अगर देखिएगा ना, तो फिर आपको मैनेजमेंट थ्योरी और इवोल्यूशन से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सुफिशियंट है। कि नहीं होता तो प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।